दहाड़ एपिसोड 1 की शुरुआत में एक लेडीज पब्लिक टॉयलेट में हम एक औरत को मरा हुआ देखते हैं। इसके बाद कहानी जाती है मंडावा राजस्थान में एक जिम्नेशियम में। हम एसआई अंजलि को देखते हैं जो लड़कों के साथ लड़ रही होती है। वहां से वो घर आती है और तैयार होकर जाती है पुलिस स्टेशन, जहां एसएचओ देवी लाल सिंह एसआई कैलाश और अंजलि को काम देते हैं कि ठाकुरों की तरफ से कंप्लेन आई है कि उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है और जिस लड़के ने किडनैप किया है वो मुसलमान है और लड़की का नाम रजनी है। इसके बाद अंजलि और कैलाश उस मुसलमान लड़के जिसका नाम अल्ताफ है उसके पापा और उसके भाई को पकड़ कर लाते हैं, जो अल्ताफ के बारे में बताते हैं कि वो रजनी से प्यार करता है और दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। जिसके बाद देवीलाल अंजलि को भेजता है रजिस्ट्रार ऑफिस में पता करने के लिए कि आखिर मांजरा है क्या। इसके बाद एक कॉलेज में हम हिंदी प्रोफेसर आनंद को देखते हैं जो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और सुरेखा नाम की लड़की आनंद को देखे ही जा रही है। इसके बाद आनंद अपने काम से निकलता है और बस स्टॉप पर एक औरत से कहने लगता है कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप मुझे पहचानी नहीं, लेकिन वो औरत उसे इग्नोर करते हुए चली जाती है। आनंद अपने घर आता है जहाँ वो अपनी पत्नी वंदना और अपने बेटे कपीश के साथ रहता है। वंदना जो होटल में काम करती है वो कहती है कि आज उसे एक्स्ट्रा शिफ्ट काम करना होगा और उसे आने में लेट होगी, जिस पर आनंद उसे कहता है कोई बात नहीं। अंजलि जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस में और वहाँ के वर्कर से वो पूछती है फोटो दिखाकर क्या ये दोनों शादी करने के लिए आए थे, जिस पर वो आदमी उसे फॉर्म दिखाता है और अंजलि पूछती है जब लड़की आई थी क्या वो डरी हुई थी, जिस पर वो आदमी कहता है नहीं और अंजलि उस फॉर्म का कॉपी मांग लेती है। मंडावा पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है मुरली, जो कहता है कि उसकी बहन कृष्णा बहुत दिनों से गायब है। उसने बहुत पहले ही रिपोर्ट लिखवाया है लेकिन कोई काम हुआ नहीं, लेकिन पुलिस उसे बता देते हैं कि वो भाग गई है और केस क्लोज हो गया है। लेकिन मुरली कहता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है क्योंकि मेरी बहन का फोन भी बंद आ रहा है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे यहाँ से जाने को बोलते हैं। अंजलि आकर सारा इन्फॉर्मेशन देवीलाल को दिखाती है और देवीलाल बताता है कि महिपाल सिंह एक पॉलिटिशियन ये हिंदू मुस्लिम को लेकर एक मुद्दा जरूर बनाएगा। वंदना जो होटल में काम करती है देखते हैं कि उसका उसके कोवर्कर जय के साथ अफेयर चल रहा है। जब कैलाश पुलिस स्टेशन आता है तो उसे भी वही आदमी मुरली मिलता है जो कहता है कि मेरी बहन 2 महीने से गायब है, जिस पर कैलाश कहता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो गायब नहीं हुई है, वो अपने मर्जी से भागी है। तभी वहाँ महिपाल सिंह आता है और उसके समर्थक वहाँ पहुँचते हैं और नारा लगाने लगते हैं घर की बेटी घर पर रहेगी, यानी कि वो हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से शादी करने नहीं देंगे। महिपाल सिंह देवीलाल से मिलता है और उसे दिखाता है कि उसने अल्ताफ को पकड़ लिया है और पुलिस उसे लॉकअप में डाल देते हैं और महिपाल सिंह के कहने पर मुरली की बहन की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की जाती है और वो कहता है कि उसने उस लड़के को देखा नहीं है जिसके साथ उसकी बहन भागी है। तभी अंजलि पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो लड़का मुसलमान है, तो वो कहता है कि मैंने उसका नाम सुना है, इमरान है उसका नाम। देवीलाल जेल में अल्ताफ से मिलता है लेकिन वो कहता है कि रजनी मेरे साथ अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। देवीलाल कहता है मुझे पता है, मैंने बस तुझे लॉकअप में डाला है ताकि तेरी जान बची रहे। देवीलाल और अंजलि जाते हैं ठाकुर के घर रजनी से पूछताछ करने के लिए, लेकिन ठाकुर अंजलि को बाहर देखकर भड़क जाता है और देवीलाल से कहता है कि इस छोटी जात की लड़की को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, और वो देवीलाल को रजनी से बात करने भी नहीं देता। कैलाश जाता है सुपरिंटेंडेंट सुभाष के पास कृष्णा के फोन रिकॉर्ड्स लेने के लिए और ये मौका देखकर कैलाश सुपरिंटेंडेंट से शिकायत करता है कि अंजलि को देवीलाल को ज्यादा ही अहमियत देते हैं, मैं तो अंजलि का सीनियर हूँ और मुझे सारे केस मिलने चाहिए। जिस पर सुभाष कहता है कि तुम दिन दहाड़े रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और तुम्हें डिमोट कर दिया गया था, तुम सीनियर थे अब नहीं हो। अंजलि जाती है कृष्णा की मां से मिलने के लिए जो काफी खुश है कि उसकी बेटी भाग गई है। वैसे भी उनके पास अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए दहेज का पैसा नहीं है और कहती है वो जहां है जैसी है वैसे ही रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजलि देखती है कि उसकी माँ को कोई चिंता ही नहीं है। इसके बाद वो जाती है कृष्णा के कमरे में और कहानी जाती है 6 महीने पहले, जहाँ हम कृष्णा को देखते हैं। उसकी शादी की बात चल रही होती है लेकिन उसकी माँ कहती है कि दहेज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो शादी वो करवाएगी कैसे। वो एक टेलर शॉप में काम करती है और उसे डिलीवरी देने के लिए जयपुर जाना होता है। वो बस स्टॉप पे खड़ी रहती है, तभी वहाँ आनंद आता है जो उसे कहने लगता है कि आप मुझे पहचानी, मैंने आपको पहचान लिया, आप जयपुर जा रही हैं तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। लेकिन कृष्णा उसे इग्नोर करती है क्योंकि वो उसे पहचानती भी नहीं। लेकिन तभी आनंद की गाड़ी खराब हो जाती है और दोनों ही बस से जयपुर के लिए निकलते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। अगले दिन आनंद और वंदना जाते हैं अपने पापा के घर, जहां आज आनंद की मां की बरसी है और देखते हैं कि आनंद के पापा वंदना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। घर जाते वक्त आनंद का भाई शिव अपने नई गाड़ी के बारे में बहुत बातें करता है। ये देखकर आनंद को काफी जलन होती है और वो अपने भाई से पूछता है कि तुम्हारी बीवी का IVF ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। ये सुनकर शिव का मुंह सूख जाता है
सुपरिंटेंडेंट सुभाष देवीलाल को फोन करते हैं और उसे कहते हैं कि अल्ताफ के खिलाफ FIR फाइल करो और रजनी को इंट्रोगेट करो, लेकिन देवीलाल कहता है कि रजनी तो अपने मन से ही अल्ताफ से शादी करना चाहती है। लेकिन सुभाष कहता है कि अगर तुमसे नहीं होता है तो केस छोड़ दो, मैं किसी और को दे दूंगा। रात में अंजलि की माँ उसे बताती है कि सोमवार को लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं। तभी देवीलाल अंजलि को कॉल करता है और उसे बताता है कि अल्ताफ को कल झुंझुनू लेकर जाना होगा, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। रात में आनंद वंदना के फोन को अनलॉक कर लेता है और वंदना और उसके कोवर्कर जय के सारे मैसेजेस पढ़ने लगता है। सुबह होते ही 2 लोग आते हैं और अल्ताफ को पकड़ कर ले जाते हैं और अल्ताफ को ट्रक से कहीं दूर भेज दिया जाता है। लेकिन देखते हैं कि वो 2 लोग कोई और नहीं बल्कि देवीलाल और अंजलि थे, जो बस अल्ताफ की जान बचाना चाहते थे। मीडिया से बात करते हुए सुपरिंटेंडेंट सुभाष बता देता है कि 2 हथियारबंद लोग आए थे और अल्ताफ को पकड़कर ले गए और अब उसे चिंता है कि महिपाल सिंह अब उन्हें छोड़ेगा नहीं, वो इसका मुद्दा जरूर बनाएगा। और सुभाष देवीलाल से पूछता है कि तुम्हारा और अंजलि का कुछ चल रहा है क्या, तुम सारा काम उसे क्यों दे देते हो? रजनी वाले केस में कैलाश को लगाओ। आनंद एक इंटरनेट कैफे में जाता है और एक औरत से बात करता है जो उसे रिचर्ड कहकर बुलाती है और आनंद उसे बताता है कि उसके ऑफिस में एक औरत है, वो अपने पति को धोखा दे रही है। तो वो औरत जिसे वो बात कर रहा है वो कहती है कि तुम्हें जाकर उस मैटर को सॉल्व करना चाहिए। फिर आनंद एक खाली जगह पर रुकता है और अपने वैन के पीछे बैठकर बहुत सारे मोबाइल निकालता है और एक का यूज करके वो एक औरत पद्मा को कॉल करता है। लेकिन पद्मा उसे कहती है कि रमेश मुझे दोबारा कॉल मत करना वरना मैं पुलिस को बता दूंगी, और डर के मारे वो कॉल कट कर देता है। कैलाश कृष्णा के कॉल रिकॉर्ड को चेक करता है और उसे जावेद लोहार का नाम मिलता है जो मुकुंदगढ़ में रहता है। अंजलि टेलर शॉप में जाकर बाकी वर्कर से पूछती है कृष्णा के बारे में, जहाँ एक लड़की बताती है कि कृष्णा किसी विजय नाम के लड़के से बात करती थी। ये सुनकर अंजलि थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाती है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि कृष्णा किसी मुस्लिम लड़के के साथ भागी है। वो पुलिस स्टेशन आती है तो कैलाश उसे बता देता है कि कृष्णा के बॉयफ्रेंड का नाम जावेद है। अब वो और कंफ्यूज हो जाती है। इस बात पर वो दोनों देवीलाल के सामने लड़ने लगते हैं कि आखिर कृष्णा का बॉयफ्रेंड है कौन, क्या वो विजय है या जावेद है या जो उसके भाई ने कहा था इमरान है। कैलाश महिपाल सिंह को कॉल करके बता देता है कि कृष्णा जिस लड़के के साथ भागी है वो मुकुंदगढ़ में रहता है, उसका नाम जावेद है। और महिपाल सिंह मुरली को कॉल करके बता देता है कि उसकी बहन मिल गई है। अंजलि मुरली के घर आती है और उसे पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, तेरी बहन भागी किसके साथ है। तब जाकर मुरली सच बोलता है कि उसकी बहन का चक्कर विजय से ही चल रहा था, कोई उसकी बात सुन नहीं रहा था, इसलिए उसने झूठ बोला कि उसकी बहन मुस्लिम लड़के के साथ भागी है। और वो अंजलि को बता देता है कि महिपाल सिंह मुकुंदगढ़ के लिए निकल गया है। ये बात अंजलि देवीलाल को बता देती है कि किसी ने इन्फॉर्मेशन महिपाल को लीक कर दिया है कि जावेद मुकुंदगढ़ में रहता है और उन्हें महिपाल सिंह को रोकने की जरूरत है, इसलिए दोनों निकलते हैं। मुकुंदगढ़ में महिपाल सिंह के लोग जावेद लोहार को ढूंढ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। रास्ते में देवीलाल कैलाश को डांटता है कि एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी तुम्हारे वजह से खतरे में आ गई है। महिपाल के लोग जावेद को रेलवे पटरी पर बांध देते हैं और उसे पूछते हैं कृष्णा कहाँ है और उसके साथ एक सेल्फी भी लेते हैं। इसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचने लगती है और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है और वो जावेद को वहीं बंधा हुआ छोड़ देते हैं और एक ट्रेन को आते हुए देखते हैं। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम फिर से उस बाथरूम में एक औरत को देखते हैं जिसके मुंह से झाग निकल रहा होता है और वो मर जाती है। तो वहीं जैसे ही ट्रेन करीब आ रहा होता है अंजलि वहां फटाफट पहुंचकर जावेद को बचा लेती है। पुलिस उसे कृष्णा का कॉल रिकॉर्ड दिखाते हैं जिसमें यह दिखता है कि कृष्णा सबसे ज्यादा जावेद से ही बात करती है। तब जाकर वो बताता है कि वो नंबर मेरी बहन चलाती है, उसकी बहन भी 6 महीनों से लापता है, उसकी बहन का नाम फातिमा लोहार है। जावेद आगे बताता है कि उसकी बहन खुद भाग गई थी, उसका चक्कर किसी और से चल रहा था और तीनों सोचते हैं कि फातिमा और कृष्णा दोनों का केस बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है। आनंद जाता है अपने भाई से मिलने के लिए जिसका एक ज्वेलरी का दुकान है और शिव अपने भैया से कहता है कि आपको जब समय मिलता है तो आपको घर पे ही रहना चाहिए, देखना चाहिए कि आपकी पत्नी कर क्या रही है। पता चला कि उसका और उसके कलीग का अफेयर चल रहा है, जिस पर आनंद कहता है ये सब बकवास है। कैलाश घर जाता है तो देखते हैं कि उसकी पत्नी के मम्मी पापा आए हुए होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि कैलाश और उसकी पत्नी जल्द ही मम्मी पापा बनने वाले हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कैलाश इस चीज को लेकर थोड़ा परेशान है और खुश नहीं है। होटल में वंदना जैसे बात करती है और कहती है कि आनंद के पापा को पता चल गया है हम दोनों के बारे में और इसीलिए वो मुझसे अब इतने चिढ़े हुए रहते हैं। और वंदना अब सोच रही है कि वो अपने पति को क्या बोलेगी। उसका पति बहुत ही अच्छा इंसान है, इसीलिए उसे बहुत बुरा लग रहा है। कैलाश जाकर चेक करता है कि आखिर अल्ताफ अचानक से गायब कहाँ हो गया और उसे रास्ते में एक CCTV कैमरा मिलता है। उस दिन ठाकुर की बेटी रजनी आती है और अब वो अल्ताफ के खिलाफ गवाही देती है कि उसके साथ वो जबरदस्ती शादी करना चाहता था। आनंद को देखते हैं जो दूसरी औरत के साथ बात करता है जो उसे महेश कहकर बुलाती है।
वो फिर अपने पापा के घर जाता है, उन्हें कुछ पैसे देता है, जिसके बाद वो कुछ जेवर निकालता है और दूसरे कमरे में जाकर सोने को पिघलाकर एक बार में बदल देता है। फिर वो जाता है गाँव के कुछ बच्चों से मिलने के लिए और उन्हें कहानी सुनाता है। वहाँ वो एक आदमी से पैसे लेता है और उसे बदले में सोने का टुकड़ा दे देता है, जो वो आदमी बॉर्डर पार जाकर बेचेगा। आनंद पैसे लेकर जाता है बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए और फॉर्म में अपना नाम फैज इकबाल लिखता है। अंजलि को कृष्णा के फोन का लोकेशन मिलता है, जिसे 4 महीने पहले भिलवाड़ा में देखा गया था और भी राजस्थान के बहुत सारे जगहों पर। अंजलि तुरंत वहां के लिए निकलती है। उन सारे जगहों में जाकर वो कृष्णा का फोटो दिखाती है सारे होटल्स में, लेकिन उसे वहां कुछ भी पता नहीं चलता। रात में घर आकर देवीलाल अपनी बीवी से रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है मुंह उधर करके सो जाओ। आधी रात में अंजलि जाती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अगली सुबह आनंद जाता है एक और औरत लता से, जो आनंद को कार्तिक कहकर पुकारती है और आनंद उस औरत से झूठ कहता है कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे परिवार वाले पुराने ख्यालात के हैं। अब कृष्णा और फातिमा दोनों के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो एक नंबर से बातें करते थे और वो सिम एक और औरत किरण के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन फातिमा और कृष्णा का कोई कनेक्शन नहीं है और इसका मतलब हो सकता है कि कोई और है जो उनका फोन यूज कर रहा है। और अंजलि उसे कहती है कि उस औरत का भी सारा कॉल रिकॉर्ड निकालने के लिए और मैं तुम्हें परमिशन अभी फैक्स कर देती हूँ। परमिशन लेने के लिए वो सुपरिंटेंडेंट सुभाष के पास जाती है। उसके बाद अंजलि जाती है किरण के परिवार से मिलने के लिए। पता चलता है कि वो भी लापता है 1 साल से। वो भी एक लड़के से प्यार करती थी और उन लोगों ने उस लड़के को नहीं देखा है। अब उन्हें किरण का फोन रिकॉर्ड मिल जाता है और वो देखते हैं कि एक नंबर से दूसरे लड़की को और दूसरे लड़की के नंबर से तीसरे लड़की को फोन किया जाता है, यानी कि एक तरह का पैटर्न बन रहा है। अब अंजलि, कैलाश और सज्जन निकलते हैं उन लड़कियों के परिवार वालों से बात करने के लिए और देखते हैं कि उन सभी की एक ही कहानी है। अब अगली सुबह जब अंजलि तैयार होकर काम पर निकलने वाली होती है, तभी उसकी मम्मी कहती है कि कहाँ जा रही हो, अब जाकर फेशियल करवा ले, तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अंजलि को इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। पुलिस स्टेशन में तीनों इस केस पर बातें करते हैं और पता चलता है 8 मिसिंग लड़कियों के बारे में। कोई तो है जो ऐसे लड़कियों को टारगेट कर रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पिछड़ी जाति से हैं और सबकी कहानियां बिल्कुल एक जैसी हैं। इसलिए अंजलि को लगता है कि जो कोई भी है ये एक ही आदमी का करना है, लेकिन कैलाश इस पर विश्वास नहीं करता और यहाँ अंजलि देवीलाल से 1 घंटे का ब्रेक मांगती है और झूठ बोलती है कि मुझे अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। और अंजलि को जो उसकी मम्मी ने साड़ी दिया था वो बिना पहने ही अपने पुलिस ऑफिसर के वर्दी में ही लड़के से मिलने चली जाती है और अंजलि को देखकर आशीष और उसकी माँ का गला सूखने लगता है। अंजलि आशीष से सवाल जवाब करने लगती है और इस बात को लेकर अंजलि की माँ अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा होती है। आनंद फिर उसी औरत से बात करता है जो उसे रिचर्ड कहकर बुलाती है और आनंद अपनी लाइफ के बारे में झूठी झूठी कहानी बनाकर उसे सुनाता है। 8 मिसिंग लड़की केस की रिपोर्ट जाकर अंजलि एसपी सुभाष को देती है। जब देवीलाल और अंजलि वहां से निकलते हैं तो बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये लड़कियां अपने परिवार वालों को छोड़कर किसी अजनबी के साथ क्यों चली गई, जिस पर अंजलि अपनी थ्योरी बताती है कि हो सकता है कि उन लड़कियों को अपने परिवार वालों से ही ताना सुनना पड़ता था कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है या दहेज देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ऐसे में अगर कोई लड़का आकर उनसे प्यार से बातें करता है, अच्छी जिंदगी देने का वादा करता है, तो वो क्यों नहीं मानेंगी उसके साथ जाने के लिए। अगले दिन इन 8 लड़कियों के मिसिंग पोस्टर्स शहर के हर जगह लगवा दिया जाता है। आईटी वालों को और लड़कियों के नाम मिले हैं और अब उनके पास टोटल 16 लड़कियों के मिसिंग केस हैं। इसलिए अंजलि हवलदार को लड़कियों की तस्वीर दे देती है और कहती है कि अगर ये लड़कियां तुम्हें मिलती है तो सीधा इन्हें यहाँ पुलिस स्टेशन लेकर आना और जितना हो सके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। उस दिन स्कूल में देवीलाल और आनंद को बुलाया जाता है क्योंकि देवीलाल के बेटे से खेलते समय गलती से बॉल आनंद के बेटे को लग गया था, लेकिन प्रिंसिपल के सामने आनंद सिचुएशन को संभाल लेता है और इस वजह से देवीलाल आनंद को थैंक यू कहता है बात को ज्यादा ना बढ़ाने के लिए। कैलाश अल्ताफ के केस पर काम करता है और ट्रैक करता है कि आखिर अल्ताफ गायब कहाँ हो गया और उसे हाईवे के किनारे पर एक बंद पड़ी कार मिलती है जिसे वो सीसीटीवी कैमरा में देखा था। रात हो जाती है और हवलदार आकर अंजलि को बताते हैं कि बाकी लड़कियों की भी वही कहानी है, किसी लड़के ने झांसे में फंसाकर उन लड़कियों को गायब कर दिया। इसके बाद हमें 2 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम कृष्णा को देखते हैं जिसे एक आदमी का मैसेज आता है और वो आधी रात में अपना सामान पैक करके घर से भाग जाती है। वो गाड़ी में आनंद से मिलती है लेकिन वो उसका असली नाम जानती नहीं। प्रेजेंट में आनंद लता को फंसाता है और उसे कहता है सोचने के लिए कि क्या वो उसके साथ भागना चाहती है या नहीं, और लता तुरंत भागने के लिए मान जाती है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में अंजलि को और 4 लापता लड़कियों के बारे में पता चलता है और वो एक औरत सिंदूरा का नाम देखती है जो सिक्कर की है, लेकिन वो अब जयपुर में रहती है। इसीलिए अंजलि एक कांस्टेबल मंसूर को फोन करती है और उसे कहती है सिक्कर जाने के लिए। मंसूर जब घर पहुंचता है तो एक औरत दरवाजा खोलती है और वो कहती है कि यहाँ कोई सिंदूरा नहीं रहती। कॉलेज में आनंद सुरेखा के लिखे हुए ऐसे की बहुत तारीफ करता है जिससे वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और कागज के अंदर एक गुलाब फूल भी होता है। ये देखकर उसकी स्माइल रुकती ही नहीं। अंजलि और कैलाश जाते हैं
हैं मुर्दा घर एक डेड बॉडी देखने के लिए जो कृष्णा की है। पुलिस स्टेशन आने के बाद वो देवीलाल को बताते हैं कि उन्हें कृष्णा का डेड बॉडी मिल गया है और मरने के कुछ घंटे पहले कृष्णा के साथ किसी ने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और उसकी डेड बॉडी मिली, वो भी शादी के जोड़े में, बस उसके माथे में सिंदूर नहीं था। और डेड बॉडी मिली भी बाथरूम के अंदर जो अंदर से बंद था। लेकिन वो सोच रहे हैं कि कृष्णा को जहर साइनाइड कहाँ से दिया गया। बाजार में और भी जहर मिलते हैं लेकिन साइनाइड ही क्यों। अंजलि सिंदूरा को कॉल करती है और उसे कहती है अपना एड्रेस देने के लिए, मुझे तुमसे अभी मिलना है एक इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, और उसे बताती है कि तुम्हारे नंबर से किसी सादिया शेख को हमेशा कॉल जाता था। और डर के मारे सिंदूरा कॉल कट कर देती है और अंजलि उसे फिर से कॉल करती है। इस बार वो फोन नहीं उठाती। बार बार फोन करने के बाद वो एक बार फोन उठाती है और अंजलि से कहती है कि मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। ये सुनकर सिंदूरा बहुत घबराने लगती है। वो बालकनी से कूदने वाली होती है लेकिन शुक्र है कि वो ऐसा कदम नहीं उठाई। सुरेखा अपने टीचर आनंद को एक लव लेटर लिखती है। आनंद अपने घर से निकल रहा होता है और उसकी बीवी वंदना उसे पूछती है कि तुम्हारे पापा ने तुमसे कुछ कहा क्या, लेकिन वो कहता है नहीं। तो वहीं हम देखते हैं कि आनंद का बेटा आनंद के वैन से एक फोन चुरा लेता है। रास्ते पर आनंद लता से बात करता है और दोनों मिलने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद वो दूसरी औरत से बात करने में बिजी हो जाता है। आनंद अपने पापा से मिलने जाता है और आनंद से वंदना के बारे में बात करते हैं कि वो हमारे परिवार की नाक कटवा देगी जो वो कांड कर रही है, और वो अपने बेटे आनंद की बेइज्जती करने लगते हैं। अगले दिन अंजलि पहुंच जाती है सिंदूरा के घर में और उसे सादिया के बारे में पूछती है। और 2016 में सिंदूरा के नंबर से सादिया को बहुत बार कॉल गया था, जिस पर वो कहती है कि मैं किसी सादिया को नहीं जानती। पुलिस स्टेशन जाने के डर से वो सच कह देती है कि 2016 में वो हॉस्टल में रहती थी और वहाँ किसी के पास भी फोन नहीं होता था, तो लोग मेरे फोन को यूज करते थे। फिर हम आनंद के बेटे को देखते हैं जिसके पास फोन होता है। पुलिस स्टेशन में कैलाश के पापा आकर मिठाई बांटने लगते हैं क्योंकि कैलाश की बीवी प्रेग्नेंट है। इस बात से कैलाश बिल्कुल भी खुश नहीं लगता। घर आकर कैलाश अपनी पत्नी के साथ बड़ी अजीब तरीके से बातें करता है कि बाहर की दुनिया अब सही नहीं है उनके आने वाले बच्चे के लिए, इसलिए इस बच्चे को गिरा देना चाहिए। ये सब सुनकर उसकी पत्नी भी चौंक जाती है। देवीलाल को उसकी बेटी नूपुर बताती है कि स्कूल में उसे डिबेट कंपटीशन में सिलेक्ट किया गया है और उसे दिल्ली जाना होगा, जिस पर नूपुर की माँ कहती है कि इतने आगे जाकर तू करेगी क्या, तेरा भी हाल आगे जाकर इंस्पेक्टर अंजलि की तरह हो जाएगा। उससे तो कोई लड़का भी शादी नहीं करना चाहता। अब आखिरकार आनंद और लता एक दूसरे से होटल में मिलते हैं और अगले ही दिन डेड बॉडी मिल जाता है। आनंद जब घर आता है तो वंदना कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो अपने पति को बता देती है कि उसका अफेयर चल रहा है जय के साथ। और वो अपने पति से कहती है कि इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अब वो आनंद के साथ नहीं रह सकती। लेकिन आनंद उसे भीख मांगता है कि वंदना उसे छोड़ कर ना जाए। पुलिस स्टेशन में तीनों बात करते हैं कि गुड़िया की डेड बॉडी बिल्कुल वैसे ही कंडीशन में मिली जैसे उन्हें कृष्णा की मिली थी। उसे भी साइनाइड दिया गया था और वो भी दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से कैसे बंद रहता है। जिसके बाद देवीलाल कहता है कि 6 साल से जितने भी लड़कियां गायब हुई हैं उन सभी के पुराने फाइल वापस से निकालो और चेक करो और उनके परिवार वालों को भी बुलाओ। अंजलि कहती है कि ये सारी लड़कियां कोई बड़ी जाति की है नहीं, वरना बवाल हो जाता। अब अगले दिन अंजलि सुपरिंटेंडेंट सुभाष को केस के बारे में ब्रीफिंग देती है कि उन्हें अब 27 केसेस मिली हैं और सबका पैटर्न बिल्कुल सेम है, लेकिन किसी को भी भनक नहीं लगा क्योंकि ये सारे डेथ अलग अलग जिले में हुई हैं। सुभाष को लगता है कि ये कोई गैंग का काम है, लेकिन अंजलि कहती है कि ये एक आदमी का ही काम है। अगर गैंग होता तो इन सभी लड़कियों की कहानी एक जैसी नहीं होती। लेकिन सुभाष उसे कहता है कि उल्टी सीधी बातें मत करो, और वो अपनी थ्योरी बताता है कि क्या हुआ होगा, जिस पर सभी आंख बंद करके मान लेते हैं कि हाँ बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा, और पूछते हैं कि अल्ताफ के केस का क्या हुआ, जिस पर देवीलाल कहता है कि उन्हें गाड़ी मिल गई है और फॉरेंसिक आने वाली है गाड़ी का मुआयना करने के लिए। सुभाष के जाने के बाद देवीलाल अंजलि को डांटता है कि तुम्हें सुपरिंटेंडेंट के सामने इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा मुझे भी लगता है कि ये कोई गैंग का काम नहीं है, लेकिन तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए था। अंजलि इसके बाद कहती है कि हमें एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाना चाहिए और एक आदमी है जिससे हम मदद ले सकते हैं। अंजलि जाती है अपने प्रोफेसर अंसारी से मिलने के लिए और वो फाइल को देखकर तुरंत कह देते हैं कि साफ साफ एक पैटर्न नजर आ रहा है और ये किसी एक का ही काम है, और वो आदमी जो भी है ये सब काम करने के बाद वो वापस अपनी जिंदगी में लौट आता है और सबके साथ घुल मिलकर रहता है, एक नॉर्मल लाइफ जीता है। शायद हो सकता है वो शादीशुदा भी हो, इसलिए किसी की नजर उस पर जाती नहीं होगी। जिस पर अंजलि पूछती है कि वो लड़कियों को जहर क्यों देता है, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि हो सकता है उस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी आंखों के सामने औरतों को तड़पता हुआ दिखे। अंजलि पूछती है साइनाइड ही क्यों, बाजार में तो और भी जहर मिलते हैं, जिस पर प्रोफेसर बताते हैं कि साइनाइड का यूज और भी बहुत जगह होता है, जैसे कि सोने की कारीगरी में या फिर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में। हो सकता है ये आदमी ऐसे ही किसी फील्ड में काम करता हो। और 2-3 केसेस को छोड़कर सारी लड़कियों की डेड बॉडी सैटरडे या संडे को ही मिली है, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि हो सकता है वो मंडे टू फ्राइडे वाला जॉब करता है।
पुलिस स्टेशन आने पर अंजलि ये नोटिस करती है कि लता नाम की लड़की का 4 दिन से फोन बंद आ रहा है। वंदना के बॉयफ्रेंड जय को देखते हैं जो नहाने के बाद अपने बालों पर हेयर ड्रायर यूज करता है, लेकिन उसे करंट का झटका लगता है और वो मर जाता है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आनंद ही है। फिर पुलिस आकर बॉडी को ले जाती है और कैलाश को एक स्टाफ का एक आदमी कहता है कि ये हेयर ड्रायर हमारे होटल का तो नहीं है। वंदना को फोन आता है और उसे भी बताया जाता है कि जय की डेथ हो गई है। ये सुनकर वो तो रोने लगती है और आनंद उसे संभालता है। स्कूल में आनंद के बेटे कपीश के हाथों से मोबाइल गिर जाता है जो उसका दोस्त राकेश देख लेता है। वो फोन को ऑन करके चार्ज में लगा देता है और ये पुलिस स्टेशन में IT वाले लड़के कासिम को पता चल जाता है कि एक लापता लड़की भारती माली का फोन अभी अभी स्विच ऑन हुआ है, वो भी एक स्कूल में। देवीलाल और अंजलि स्कूल में पहुंचते हैं और कपीश को स्कूल में बुलाया जाता है। अंजलि उसे पूछती है कि तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला, जिस पर वो छोटा लड़का घबराते हुए कहता है कि मेरे पापा के वैन में। अंजलि उसे पूछती है क्या वहाँ और भी मोबाइल फोन थे, जिस पर वो बच्चा सिर हिलाकर हाँ कहता है। इसके बाद आनंद को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और ऐसे फोन के बारे में उसे पूछा जाता है, जिस पर वो कहानियां बनाता है कि मेरे पास यही फोन नहीं बल्कि बहुत सारे फोन हैं। मेरे पास लॉस्ट एंड फाउंड वाला एक बॉक्स है और जो भी मुझे खोई हुई चीजें मिलती है मैं उसे उठाकर रख लेता हूँ। अंजलि कासिम को आनंद का नंबर देती है और कहती है कॉल रिकॉर्ड चेक करके कुछ भी अजीब लगता है तो मुझे फोन करना। और इसके बाद वो वारंट लेकर जाते हैं आनंद के वैन को चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ बच्चों की किताबें ही मिलती हैं और उन्हें लॉस्ट एंड फाउंड वाला बॉक्स मिलता है, लेकिन बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 या 3 फोन ही होते हैं जिसे वो चेक करने के लिए ले जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि आनंद एक दिन पहले ही अपने वैन को साफ कर चुका है। थोड़ी देर में वहाँ आनंद का छोटा भाई शिव आता है और आनंद उसे बता देता है कि पुलिस यहाँ क्यों आई है। और पुलिस के जाने से पहले आनंद बड़े अच्छे से उन्हें कहता है कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो आप मुझे कभी भी पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे से मिलता है और उसे डांटता है कि मैंने तुझे मना किया था मेरी गाड़ी में मत जाना, और उसे पूछता है कि सच बता तूने गाड़ी में क्या क्या देखा। लेकिन कपीश डर कर कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। रात में वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आनंद के फोन से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अंजलि कहती है कि वो तो होना ही था, वैसे भी वो तो लड़कियों के फोन को यूज करता है। अंजलि को आनंद पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। देवीलाल कहता है कि मुझे भी थोड़ा शक लग रहा है क्योंकि उसने फोन को फेंका नहीं, अपने पास ही रखा। आनंद नया सिम खरीदता है और एक और लड़की आरती को कॉल करता है जो बहुत टेंशन में थी क्योंकि आनंद का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आनंद उसे झूठी कहानी बनाकर कहता है कि मेरे परिवार वाले चाहते हैं कि मैं दूसरी लड़की से शादी कर लूं, इसलिए मैं घर छोड़कर भाग गया हूँ और मुझे ढूंढने के लिए वो मेरे पीछे पुलिस भी लगाए हैं और हो सकता है वो तुम्हारे पीछे भी आ जाएं, इसलिए ये नंबर फेंक दो और मैं तुम्हें नया सिम भिजवाता हूँ। रात में घर पर आकर कैलाश अपनी पत्नी को इग्नोर करता है और काम करने के लिए बैठ जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाती है। अंजलि आनंद के इंट्रोगेशन वाला वीडियो लेकर जाती है अपने प्रोफेसर के पास और प्रोफेसर अंजलि से कहते हैं कि उसे पूछो कि साइनाइड उसे कहाँ से मिल रहा है और वो लड़कियों को जहर खाने के लिए मना कैसे रहा है। अंजलि पूछती है कि आपने क्लास में कहा था कि सीरियल किलर हर एक मर्डर सीन से कुछ न कुछ अपने लिए रख लेते हैं, तो आखिर आनंद उन चीजों को रखता कहाँ पर होगा। जिस पर प्रोफेसर कहता है बिल्कुल आंख के सामने, लेकिन जहाँ लोगों को शक ना हो। सोशल मीडिया से अंजलि को आनंद की पत्नी वंदना के बारे में पता चलता है। अपनी बीवी के साथ रोमांटिक होने समय देवीलाल को अंजलि की याद आ जाती है। रात में अंजलि जॉगिंग करते हुए अपने घर से बाहर निकलती है और पहुंचती है आनंद के घर के पास और उसके वैन को किसी तरह अनलॉक करके अंदर घुस जाती है, लेकिन आनंद आकर अंजलि को अंदर बंद कर देता है और गाड़ी को लेकर वहां से निकलता है। और जैसे ही कुछ दूर आकर आनंद गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो अंजलि उस पर अटैक करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये जगह पुलिस स्टेशन है और वो देवीलाल के सामने ही खड़ी है। और अब आनंद अंजलि को फंसाने की कोशिश करता है कि एक चोर की तरह मेरी गाड़ी में घुस गई और वो अंजलि के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाना चाहता है, लेकिन देवीलाल उसे किसी तरह मनाता है, उसे माफी मांगता है और मामले को यहीं रफा दफा करता है और वो अंजलि पर बहुत चिल्लाता है। फिर हम रजनी को देखते हैं जो अपने घर से आधी रात में भाग निकलती है। सुरेखा को दिया हुआ लेटर से आनंद उसे ही फंसा देता है और देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में ही लड़कियों के फोन और जहर को रखता था। अगले दिन ठाकुर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और बताते हैं कि रजनी घर से भाग गई है और अब ठाकुर आए हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए और कहते हैं कि रजनी को ढूंढो और वो मेरे लिए मर गई है, उसे जेल में बंद कर देना। अंजलि जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने के लिए और उससे साइनाइड के बारे में पूछती है। पता चला कि जो भी साइनाइड खरीदता है या बेचता है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और उन सभी का नाम पुलिस को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास से ही मिल जाएगा। अंजलि एक चीज नोटिस करती है कि जहाँ जहाँ लड़कियों की डेड बॉडी मिली है आनंद हमेशा उसके 50 किलोमीटर के दायरे में ही देखा गया है और खुद को शक के घेरे से दूर रखने के लिए उसने अपने फोन को कभी यूज नहीं किया और हमेशा सैटरडे या संडे को ही वो बाहर जाता था, सिर्फ 3 केसेस को छोड़कर। इसका मतलब ये है कि वो जरूर कॉलेज से छुट्टी लेकर गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसने लीव एप्लीकेशन तो जरूर दिया होगा।
सिंदूरा न्यूज देख रही होती है 27 मिसिंग लड़कियों के बारे में और उनकी लाश पब्लिक टॉयलेट में पाई गई और उनकी मौत हो गई थी साइनाइड जहर खाने की वजह से। आनंद सारे फोटोज को जला देता है तो वहीं सिंदूरा खबर को देखकर बहुत डरी हुई लगती है। अंजलि जब सिंदूरा के घर जाती है तो सिंदूरा खुद के साथ बहुत बड़ा गलत कदम उठा लेती है और आनंद एक तालाब के सामने होता है और साइनाइड तालाब में फेंक देता है, जिससे तालाब के सारे मछलियां मर जाते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम आनंद को देखते हैं जो मंदिर में किसी का इंतजार कर रहा था। उसका पैर गलती से एक स्टिक से टकरा जाता है। फिर जैसे ही आनंद के पापा अपना छड़ी लेने के लिए आते हैं वो सीढ़ी से गिर जाते हैं, जिसे देखकर आनंद मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। अंजलि जाती है सिंदूरा के हस्बैंड सागर से मिलने के लिए उसके ऑफिस में, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिलता। वो उसका फोन नंबर उसके स्टाफ से ले लेती है। कपीश अपनी माँ से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पापा मुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उसकी माँ उसे संभालती है और वो भी इमोशनल हो जाती है। कैलाश की पत्नी कैलाश से कहती है कि आज टेस्ट के लिए हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, लेकिन कैलाश कहता है कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा। और अब बस उसकी पत्नी के लिए अब बहुत हो गया, वो अब सहन नहीं कर पा रही। वो अपने पापा के घर जा रही है कुछ दिनों के लिए। होटल में मैनेजर वंदना को अजय से मिलाता है जो अब जय की जगह लेगा। हेयर ड्रायर का रिपोर्ट मिलता है और पता चलता है कि उसे छेड़खानी की गई थी, मतलब ये मर्डर है। कैलाश होटल के सारे स्टाफ से बात करता है और वंदना से भी। वंदना दूसरे स्टाफ सूर्या से कह देती है कि पुलिस को मेरे और जय के बारे में कुछ भी मत बताना, ऐसे भी वो जिंदा नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाएं। सूर्या को लग रहा था कि जय के साथ जो हुआ वो एक्सीडेंट था, लेकिन पुलिस से जब उसे पता चलता है कि वो एक मर्डर था तो वो भी चौंक जाता है। कैलाश रजनी के कमरे में जाता है और कुछ तस्वीरें ले लेता है। आनंद आरती से कहता है कि उन्हें जल्दी मिलना होगा और उसे आज रात एक होटल में बुलाता है ताकि वो जल्दी से वहां से भाग पाए, और उसे समझा देता है कि अपने घर से निकलना तो चिट्ठी लिख कर जाना। अंजलि को पता चलता है कि सिंदूरा हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन फिलहाल उसे अभी मिलने नहीं दिया जा सकता। वहां अंजलि को उसका पति सागर मिलता है और अंजलि उसे बताती है कि वो सिंदूरा से बात करना चाहती थी मिसिंग लड़कियों के केस के बारे में, क्योंकि सिंदूरा की बात सादिया नाम की एक लड़की से होती थी जो भी साइनाइड जहर खाकर अपनी जान ले ली थी। लेकिन सागर के पापा अंजलि को रुकने को बोलते हैं क्योंकि अभी उनकी सिचुएशन काफी नाजुक है, और अंजलि के जाने के बाद सागर के पापा सागर से कुछ कहने लगते हैं। कैलाश को पता चला कि कॉलेज में साइनाइड तो नहीं था, लेकिन उसे आनंद का लीव एप्लीकेशन जरूर मिल जाता है, और लीव एप्लीकेशन में जो डेट लिखा हुआ है उसी तारीख में ही पुलिस को डेड बॉडी भी मिली है। लेकिन इसे साबित नहीं होता कि आनंद ही वो सीरियल किलर है, उन्हें सबूत चाहिए। सूर्या एक कांस्टेबल को बता देता है कि वंदना का जय के साथ अफेयर चल रहा था। ये सुनकर कैलाश और अंजलि भी चौंक जाते हैं। अंजलि जाती है वंदना से मिलने के लिए और उसके और जय के अफेयर के बारे में उसे सीधे सवाल पूछती है, जिस पर वंदना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लोग कुछ भी समझ लेते हैं। फिर अंजलि बात करती है आनंद के बारे में कि क्या उसे पता था कि आपका अफेयर चल रहा है, और वंदना सब कुछ सच बता देती है कि उसने कुछ ही हफ्ते पहले आनंद को बताया था कि उसका जय के साथ अफेयर चल रहा है। अंजलि पूछती है कि आनंद का रिएक्शन कैसा था, जिस पर वो कहती है कि वो तो रोने लगा था। अंजलि कहती है कि ये सब में हो सकता है कि आनंद का ही हाथ हो, लेकिन वंदना कहती है कि वो अच्छे इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। रात में आनंद अपने भाई शिव के पास जाता है और बताता है कि उसके पापा मंदिर में गिर गए थे और उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। ये सुनकर आनंद के दिल को ठंडक पहुंचती है। पैसे मांगने के बहाने आनंद अपने भाई से कहता है कि घर की मरम्मत करवानी है, पापा ने कहा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। इसीलिए आनंद अपने भाई शिव से 2 लाख रुपए मांगता है। पैसे लाने के लिए शिव अपने दुकान की तिजोरी को खोलता है तो वहीं आनंद अपने भाई के बेडरूम में जाता है और एक चाबी चुरा लेता है। शिव अपने भाई को पैसे देता है और जाने से पहले आनंद अपने भाई के दारू के बोतल में एक दवाई मिला देता है। रात में काम के बाद जब कैलाश अपने घर जाता है तो वो भी उदास होता है क्योंकि उसकी बीवी अब घर पे नहीं है। आनंद अपने भाई से लिए गए पैसों को लेकर जाता है उसी आदमी के पास और वो प्लान बना रहा है कि वो बॉर्डर पार करके दूसरे कंट्री में जाना चाहता है। कासिम अंजलि को और 2 लड़कियों के नाम देता है, अंबिका और आरती, और आरती का नंबर अभी भी एक्टिव है। आरती वही है जिससे आनंद बात करता है, लेकिन आरती के नंबर से 48 घंटों में किसी से कांटेक्ट नहीं किया गया है। अंजलि सज्जन को भेजती है फोन रिकॉर्ड के क्लियरेंस मांगने के लिए और अंजलि जाती है आरती से मिलने के लिए। जब अंजलि आरती के घर पहुंचती है तो आरती दरवाजा खोलती है, लेकिन वो झूठ कहती है कि मेरा नाम आरती नहीं है, मेरा नाम दिव्या है। लेकिन दिव्या असली में आरती की बहन का नाम है जो छत पर अपने फोन में बिजी है, और वो
अंजलि से और झूठ कहती है कि उसकी बहन आरती गाँव गई हुई है। फिर आरती तुरंत अंदर जाने के बाद अपने महेश यानी कि आनंद को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि एक पुलिस वाली आई थी, उसका नाम अंजलि था। आनंद ये सुनकर कहता है कि अभी के अभी जयपुर के लिए निकल जाओ। तो वही रास्ते में आनंद के गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। फिर वहाँ दो लोग आते हैं जो आनंद की मदद करते हैं टायर को चेंज करने में, और वो आदमी मिसिंग लड़कियों के बारे में बात करता है। डिबेट कंपटीशन के लिए नूपुर अपने पापा से कंसेंट फॉर्म में साइन करवा लेती है। जब आनंद घर पहुंचता है तो आनंद की पत्नी वंदना कॉल करके उसे कह देती है कि आज रात वो नाइट शिफ्ट करके आएगी, और आनंद अपने बेटे कपीश को दूध पीने के लिए देता है, उसमें कुछ दवाई मिलाकर। आनंद के पापा को पता चल जाता है कि आनंद ने अपने भाई से पैसे लिए हैं, ये कहकर कि आनंद के पापा को पैसे चाहिए। ये बात को लेकर वो आनंद को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और उसे पूछते हैं कि पैसे है कहाँ, कल सुबह मेरे हाथ में पैसे होने चाहिए, वरना मैं शिव को बता दूंगा कि तूने किया क्या है। उसके बाद तू अपने छोटे भाई के सामने भी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। अंजलि को उसका बॉयफ्रेंड सनी कॉल करता है और कहता है उसे मिलने के लिए, क्योंकि वो जल्द ही अपने कॉलेज के लिए निकल जाएगा। रात में वो तैयार होकर फिर से निकलती है और अंजलि की माँ से कहती है कि अब इतनी रात में तू कहाँ जा रही है, पुलिस स्टेशन में कोई है नहीं क्या काम करने के लिए। लेकिन अंजलि अपनी माँ से कहती है कि वो जल्दी घर आ जाएगी। शिव दारू पीकर बेहोश हो जाता है और आनंद अपने भाई के नई गाड़ी को लेकर निकल जाता है। अंजलि अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो वहीं आनंद होटल पहुंचता है अपने नए शिकार आरती से मिलने के लिए। अंजलि पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बाथरूम में वो मॉर्निंग आफ्टर पिल देखती है, जिसे देखकर वो आधी रात में देवीलाल को फोन करती है, जिसे देखकर उसकी पत्नी एकदम भड़क जाती है। अंजलि देवीलाल को बताती है कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो लड़कियां जहर खा लेती थी, ये समझकर कि वो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स हैं, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां हैं। सुबह होते ही आनंद आरती के लिए वही गोली खरीद के लाता है और उसे कहता है ये गोली खाने पर तुम्हें उल्टियां भी हो सकती हैं, इसलिए सामने बस स्टॉप के पास एक टॉयलेट है, वहां जाकर इसे खा लेना। आरती को बस स्टॉप पर छोड़ते ही आनंद वहां से चला जाता है और बोलने की जरूरत नहीं है कि आरती के साथ क्या हुआ होगा। एपिसोड 6 की शुरुआत में पुलिस को पब्लिक टॉयलेट में आरती की डेड बॉडी मिल जाती है। जब कैलाश अपने घर से निकल रहा होता है तो उसके मम्मी पापा उसे बहुत डांटते हैं कि तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली गई है और तुझे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता, और बच्चा होने से तुझे प्रॉब्लम क्या है। कैलाश कहने लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत गंदी है, ऐसे में नया बच्चा आएगा तो उसे पता नहीं कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ेगा, और इस बारे में वो और बात नहीं करना चाहता। अंजलि मुर्दा घर जाती है आरती का डेड बॉडी को देखने के लिए। मुर्दा घर में काम करने वाली लड़की को अंजलि कह देती है कि जो भी इस लड़की का पोस्टमार्टम करने वाला है उसे ये बात ध्यान में रखने के लिए कहना कि इसके शरीर के अंदर गर्भ निरोधक गोलियां मिलती हैं कि नहीं। बस स्टॉप के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है और वो मंसूर से कहती है कि इसके रिकॉर्डिंग को चेक करने के लिए। आनंद अब उसी औरत यानी कि मीरियम को फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम हर दिन एक दूसरे से बातें करते हैं और अब समय आ चुका है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। और देखते हैं कि मीरियम तो बस इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी और वो खुश होकर हाँ कह देती है। सुभाष कैलाश पर और प्रेशर डालता है कि रजनी ठाकुर का 1 लाख रुपया लेकर भागी है, इसलिए तुम्हें पता लगाना ही होगा कि वो है कहाँ, वरना मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। हॉस्पिटल में देवीलाल अंजलि से मिलने आता है और अंजलि उसे बताती है कि बॉडी की पहचान हो गई है, वो आरती ही थी। मैं उससे मिलने गई थी लेकिन उसी ने झूठ बोला कि उसका नाम आरती नहीं है। ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर बताते हैं कि इस लड़की की मौत जहर खाने की वजह से ही हुई है, लेकिन कौन सा जहर ये नहीं पता चला, ये लैब रिपोर्ट में पता चलेगा, जिसे आने में 24 घंटे का समय लग सकता है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने समय उन्हें आनंद और आरती की गाड़ी दिख जाती है और अंजलि मंसूर को पता करने को बोलती है कि ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर है, पता करो। ये बात वो देवीलाल को बताती है कि उन्हें जल्दी पता चल जाएगा कि वो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर है, और देवीलाल उसे पूछते हैं कि तुम्हें अचानक से उन गोलियों के बारे में कहां से पता चला, जिस पर वो कहती है कि मैं खुद ही गर्भ निरोधक गोली खा रही थी और मेरे दिमाग में अचानक से ये बात आ गया। अगली सुबह मीरियम जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी दोस्त मेलिसा उसे समझाती है कि तुम उससे कभी मिली भी नहीं हो, आमने सामने तो कभी भी नहीं, तुम उस पर इतना भरोसा करती क्यों हो। जिस पर मीरियम कहती है कि मैं उसे 3 साल से जानती हूँ और रिचर्ड ही मेरे लिए सही चॉइस है। अंजलि को पता चल जाता है कि वो गाड़ी आनंद के भाई शिव के नाम से रजिस्टर्ड है, इसलिए शिव को अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये देखकर तो आनंद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और दुकान में एक वर्कर से पता चलता है कि साइनाइड उनके दुकान के नीचे एक कारखाने में यूज होता है और कैलाश को जहर मिल जाता है और उन्हें लगता है कि शायद ये शिव का ही करना है। पुलिस स्टेशन में शिव को इंट्रोगेट किया जाता है और उसे आरती का फोटो दिखाया जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो इस औरत को नहीं जानता। अंजलि उसे पूछती है कि परसों रात तुम कहाँ थे और हम कैसे मान ले कि तुम आरती को नहीं जानते। शिव कहता है कि परसों रात को तो मैं घर पर ही था, मैं दारू पी रहा था और मेरी आंख लग गई। शिव के गाड़ी से मरी हुई लड़कियों का प्राइवेट फोटोज मिलता है जिसका उन्हें इंतजार था। लैब रिपोर्ट आता है और ये पक्का हो जाता है कि आरती ने गर्भ निरोधक गोलियां ली थी और उसमें साइनाइड की परत चढ़ी हुई थी।
तभी शिव की पत्नी आती है और अंजलि उसे पूछताछ करती है। सिंदूरा को आखिरकार होश आ जाता है और सागर उसे मिलता है। अब सागर को सब कुछ पता चल चुका है और वो कहता है कि तुम्हें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन सिंदूरा में अब हिम्मत नहीं है कि वो वापस से उन दिनों को याद करके बात करे। देवीलाल और अंजलि फिर से शिव को इंट्रोगेट करते हैं और उसे कहते हैं सब कुछ कबूल कर लेने के लिए, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। कैलाश को उसकी सास कॉल करती है और बताती है कि बच्चे के रिपोर्ट में कुछ ठीक नहीं आया और एक और टेस्ट करना होगा, जिसके लिए वो कैलाश से रिक्वेस्ट करती है हॉस्पिटल जाने के लिए। लेकिन कैलाश कहता है कि आज काम बहुत है। और तभी कैलाश को पता चल जाता है कि अल्ताफ को भगाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके सामने बैठी हुई अंजलि और देवीलाल हैं। वो सुभाष को कॉल करता है लेकिन कहता है कि वो ये बात मिलकर बताएगा। अब बीच रास्ते में ही रुककर वो रोने लगता है, क्योंकि ना उसका प्रोफेशनल लाइफ सही चल रहा है और ना उसका पर्सनल लाइफ। वो एसपी सुभाष के ऑफिस जाता है और कहता है कि उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत है। ये सुनकर सुभाष कैलाश पे बहुत गुस्सा होता है और उसे डांटने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, हर दिन तुम्हारा चेहरा देखने का मेरा कोई शौक नहीं है, और उसे यहाँ से निकल जाने को बोलता है। अब शाम को कैलाश अपनी पत्नी से मिलने जाता है। हॉस्पिटल में दोनों टेस्ट के लिए आए हुए हैं और वो अपनी पत्नी से माफी मांगता है। टेस्ट के दौरान पता चलता है कि सब कुछ नॉर्मल आया है और सोनोग्राफी के दौरान अपने बच्चे को देखकर कैलाश बहुत खुश होता है। अगली सुबह कासिम अंजलि को बताता है कि जिस दिन आरती की डेथ हुई तब शिव का फोन उसके घर पर ही था और वो देवीलाल से जाकर कहने लगती है कि जब हम आनंद को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब हमें कुछ भी नहीं मिला, और जब हम उसके भाई शिव को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो अचानक से हमें सारे सबूत मिलने लगते हैं जो कि शिव के खिलाफ है। तो पूरा मतलब ये हुआ कि अंजलि को ऐसा लगता है कि आनंद अपने भाई को फंसा रहा है और अंजलि देवीलाल से बस 48 घंटे का समय मांगती है आनंद के खिलाफ कुछ भी मिले इकट्ठा करने के लिए। अंजलि वंदना से मिलती है और अंजलि उसे बताती है कि शिव को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है और वो वंदना से पूछती है कि आपके पति कहाँ होंगे, तो वो कहती है वो तो अभी कॉलेज में होंगे। इस पर अंजलि कहती है कि मैं कॉलेज से होकर आ रही हूँ, आपके पति 2 दिन से कॉलेज नहीं गए और लगता है कि तुम अपने पति को इतने अच्छे से जानती नहीं हो जितना तुम्हें लगता है। अंजलि वंदना को बोलती है कि कोई जय को क्यों मारना चाहेगा। इसके बाद वो वंदना को मिसिंग लड़कियों की फोटोज दिखाती है और अंजलि वंदना को बता देती है कि इन लड़कियों को मारने के पीछे आपके पति का ही हाथ है। अंजलि के जाने के बाद वंदना फोटोज में एक लड़की को देखती है और वो फटाफट वहाँ से निकलती है। अपने घर आकर वो लड़की के फोटो में जो नेकलेस होता है उसे अपने नेकलेस से मिलाती है जो बिल्कुल मैच करता है। रात में जब आनंद घर आता है तो वंदना उसे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, अब झूठ मत बोलना। इसके बाद वो आनंद को लड़कियों की फोटो दिखाती है और नेकलेस का भी जो मैच कर रहा है, लेकिन आनंद कुछ भी कबूल नहीं करता। और जैसे ही वंदना अंजलि को कॉल करने वाली थी, आनंद वंदना को बाथरूम में बंद कर देता है और फिर वो अपनी बीवी के सारे ज्वेलरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अंजलि और देवीलाल जाते हैं सिंदूरा से मिलने के लिए, लेकिन वो कुछ भी कहने से इनकार करती है। पर जब अंजलि उसे बहुत मनाती है तब सिंदूरा कहने लगती है कि उस लड़के का नाम मयूर था, तो वो मयूर से शादी करने के लिए मान गई थी। और जब सिंदूरा के परिवार के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे तब दोनों ने तय किया कि वो भागकर शादी कर लेंगे। और दोनों जब लॉज में रुके हुए थे तो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह मयूर उसे गर्भ निरोधक गोली देता है और वो बाथरूम में गई थी गोली खाने के लिए, क्योंकि मयूर ने कहा था कि उल्टी भी हो सकती है। लेकिन सिंदूरा ने दवाई को सिर्फ अपने जीभ पर रखा क्योंकि उसे ये सही नहीं लग रहा था और उसके बाद वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। अंजलि उसे फोटो दिखाती है कि इसमें से मयूर कौन है और वो आनंद के फोटो को उठाती है और कहती है यही तो मयूर है। एपिसोड 7 की शुरुआत में पुलिस की पूरी टीम पहुंचती है आनंद को पकड़ने के लिए और बाहर से पुलिस की आवाज सुनकर वंदना अंदर से चिल्लाने लगती है कि मुझे बाहर निकालो। इसलिए पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर उन्हें आनंद तो नहीं मिलता क्योंकि वो तो भाग चुका है। उन्हें वंदना बाथरूम के अंदर मिल जाती है। अंजलि उसे पूछती है कि सामान बिखरा हुआ क्यों है और वंदना उन्हें बता देती है कि ये जो फोटो में चेन दिख रहा है ऐसा ही नेकलेस मुझे आनंद ने दिया था। जब पुलिस पूछते हैं कि वो नेकलेस है कहाँ तो वहाँ वो नेकलेस नहीं मिलता, लेकिन प्रूफ करने के लिए वंदना एक फोटो दिखाती है जिसमें वो वैसा ही नेकलेस पहनी हुई है। बाहर आकर वंदना अपने बेटे को गले लगा लेती है और कपीश पूछता है कि पापा कहाँ गए। वंदना अपने बेटे को संभालती है और कुछ ना कहते हुए उसे गले लगा लेती है। अब आखिरकार वंदना अपने पति के खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाती है। वंदना की स्टेटमेंट लेने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां वंदना विक्टिम्स के तस्वीर को देखकर अंदर से हिल जाती है। वहां वो जय की भी तस्वीर देखती है और ये सब के लिए वंदना खुद को दोष देती है कि उसी के वजह से जय मारा गया। 11 साल से वो आनंद के साथ है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका पति ये सब कर सकता है। जिस पर अंजलि कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो शादी से पहले से ही ये सब कर रहा है। पुलिस की एक टीम पहुंच जाती है आनंद के पापा के घर पर तलाशी लेने के लिए, पर वो सबको अंदर जाने देंगे लेकिन अंजलि को नहीं, क्योंकि वो छोटी जाति की है और वो अंजलि को अपने पुश्तैनी हवेली में घुसने नहीं देगा। लेकिन अंजलि आगे बढ़ती है और कहती है कि आपके पुश्तों का टाइम चला गया।
अब संविधान का टाइम आ चुका है, मैं तो घुस कर रहूंगी, चाहे इसके लिए आपके पुश्तों की आत्मा को कितनी भी तकलीफ हो। और अगर उसने अंजलि को रोकने की कोशिश की तो वो उसे भेदभाव करने के जुर्म में अंदर करने की धमकी देती है। इसके बाद सारे पुलिस अंदर में घर की तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं और अंजलि पीछे की तरफ एक कमरे में जाती है जहां आनंद सोना पिघलाया करता था और वहां उसे साइनाइड मिल जाता है। आनंद के पापा भी टेंशन में हैं कि आखिर चल क्या रहा है और अंजलि आकर बताती है कि आपके बेटे शिव को कोई मर्डर में फंसाने की कोशिश कर रहा है और वो पूछती है कि दोनों भाई के बीच कैसी बनती थी, जिस पर आनंद के पापा कहते हैं कि शिव तो मेरा परफेक्ट बेटा है और उसे पूरा भरोसा है कि अगर किसी ने कुछ कांड किया है तो वो जरूर आनंद ने ही किया होगा। अंजलि आनंद के कॉलेज में पहुंचती है और उसके स्टाफ रूम के लॉकर से उसे हेयर ड्रायर का मैनुअल मिलता है और वहां बैंक का डिपॉजिट स्लिप भी होता है जिसमें उसका नाम फैज इकबाल लिखा हुआ है। कैलाश को बैंक से पता चलता है कि आनंद कैश पर कैश जमा करवाते रहता था और आखिर में वो 16 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। अंजलि बताती है कि वो लड़कियों के ज्वेलरी को बेचकर पैसे कमाता था। देवीलाल की पत्नी को पता चल जाता है कि उसकी बेटी डिबेट कंपटीशन के लिए जाने वाली है। फिर वो गुस्से में देवीलाल को कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुमने नुपुर के कंसेंट फॉर्म में साइन क्यों किया, मैंने बोल दिया था कि वो नहीं जाएगी। और देवीलाल तंग आकर फोन काट देता है। देवीलाल सुपरिंटेंडेंट सुभाष को बताता है कि सिंदूरा नाम की लड़की आनंद के खिलाफ गवाही देने के लिए मान गई है और हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद के वैन को चित्तौड़गढ़ जाते हुए देखा जाता है, इसलिए रास्ते में नाकाबंदी लगा दी जाती है। पिछली रात अंजलि अपने घर नहीं गई थी, इसीलिए उसकी माँ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और उसे बहुत डांटती है कि तुझे घर बार का ख्याल है कि नहीं, तुझे मैं याद हूँ कि नहीं। और वो अपना गुस्सा देवीलाल को भी दिखाती है और अपनी बेटी को कहती है घर चलने के लिए, लेकिन अंजलि कहती है कि अभी बहुत काम है। उसके बाद वो जाकर जेल में शिव से मिलती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा भाई किस नेचर का है, जिस पर वो कहता है कि वो थोड़ा खुद में ही खोया खोया सा रहता है क्योंकि हम दोनों भाई बहुत छोटे थे जब हमारी माँ चल बसी थी। और उसके बाद से आनंद काफी चुप चुप रहने लगा। अंजलि उसे कहती है कि उस रात हुआ क्या था जब तुम्हारी गाड़ी गायब हो गई थी, याद करके बताओ। फिर वो कहने लगता है कि उस रात आनंद एक बोतल विस्की लेकर आया था और एक ग्लास पीने के बाद अचानक से मेरी आंख लग गई। ऐसा होता नहीं है, चाहे कुछ भी हो मैं अपने बेडरूम में जाकर ही सोता हूँ। तब उसे एहसास होता है कि आनंद ने ही कुछ किया होगा, तभी वो बेहोश हो गया क्योंकि विस्की तो वही लाया था। और तब उसे समझ आता है कि जब वो पैसे लेने के लिए अपने दुकान में गया था तभी आनंद उसके गाड़ी का दूसरा चाबी चुरा लिया होगा। और अंजलि उसे बॉटल का फोटो दिखाती है जो हर क्राइम सीन पर पाया गया था। शिव कहता है कि मेरे घर में तो ये बॉटल का पूरा सेट है। अंजलि शिव के घर जाती है और उसके गाड़ी का दूसरा चाबी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन शिव की पत्नी देखती है कि जहां चाबी रहता था वहां चाबी नहीं है। केस का अपडेट लेने के बाद देवीलाल अपने घर जाता है और उसकी पत्नी उस पर चिल्लाने लगती है कि हमारी बात हुई थी लेकिन फिर भी तुमने साइन कर दिया। और दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और बात कहां से कहां पहुंचने लगती है। बात अंजलि तक पहुंच जाती है और वो कहने लगती है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, वो तुम्हें रात में कॉल करते रहती है, मैं सब समझती हूँ। जिस पर देवीलाल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो काम के वजह से मुझे कॉल करती है, इसमें गलत क्या है। हाईवे में आनंद को टोल बूथ मिलता है और वहां काम करने वाला आदमी इस गाड़ी को पहचान जाता है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अंजलि रास्ते को ट्रैक करके समझ जाती है कि वो बीकानेर जा रहा है और अगर वैसे ही वो आगे चलता रहा तो वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, यानी कि वो देश छोड़कर जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद बीकानेर पेट्रोल यूनिट को सावधान किया जाता है और थोड़ी देर के बाद उन्हें आनंद का गाड़ी मिल जाता है। अंजलि उन्हें कहती है कि मुझे अपडेट देते रहना। वो पुलिस देखते हैं कि एक गाड़ी के सामने कोई ड्राइवर नहीं है। फिर उन्हें सामने होटल के अंदर आनंद दिख जाता है, लेकिन ये आनंद नहीं होता, ये तो कोई दूसरा ही लड़का है जो कहता है कि वो इस गाड़ी को लेकर अपने कंपनी वालों के यहाँ जा रहा था। फिर क्रॉस चेक करने पर पता चला कि आनंद ने कुछ दिन पहले ही अपने गाड़ी को एक सेकेंड हैंड कार सेलिंग कंपनी को बेच दिया है और ये लड़का बस एक ड्राइवर है जिसे बोला गया था कि इस गाड़ी को बीकानेर के ऑफिस में डिलीवर करने के लिए। अंजलि 60 घंटे से लगातार काम कर रही है, इसलिए देवीलाल उसे कहता है कि खुद को थोड़ा रेस्ट दो, अब घर जाओ। वो अपने घर जाती है, नहाती है, फ्रेश होती है और ये मौका देखकर अंजलि की माँ उसे एक लड़के का फोटो दिखाती है जो इंजीनियर है। अब तंग आकर अंजलि अपनी माँ को विक्टिम्स की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि इन सभी का मर्डर हो गया है क्योंकि इन सभी पर दबाव बनाया गया था जल्दी से शादी कर लेने के लिए और शादी के दबाव के वजह से जो लड़का उनके सामने आया वो उसके साथ जाने के लिए मान गई और उसी लड़के ने इन्हें मार कर फेंक दिया। अंजलि कहती है कि लड़के को दोष देना तो बहुत आसान है, लेकिन देखा जाए तो अगर माँ बाप अपनी बेटियों को शादी करने के लिए इतना नहीं कहते तो शायद आज ये सब जिंदा होते। ये सब सुनकर अंजलि की मां अंदर से हिल जाती है।
कैलाश को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ अल्ताफ और रजनी शादी कर लेते हैं और मजिस्ट्रेट कैलाश को खड़े होने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि ये दोनों अपने होशो आवाज में एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए माने हैं और अब अल्ताफ के खिलाफ दर्ज की गई FIR को रद्द किया जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट से कहा जाता है दोनों को सिक्योरिटी देने के लिए। अगले दिन अंजलि को पता चलता है कि आनंद ने अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। फिर सभी पहुंचते हैं साइबर कैफे में जहां से यह पेमेंट हुआ था, लेकिन पता चलता है कि पूरा हिस्ट्री क्लियर है और इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला जा सकता। लेकिन दुकान वाला कहता है कि उस आदमी ने एक प्रिंट आउट करवाया था। पता चलता है कि आनंद ने दिग्विजय शेखावत नाम से कराची से काठमांडू का टिकट निकाला है। पुलिस स्टेशन आकर अंजलि देवीलाल को ये सब कुछ बता देती है और ये भी कहती है कि आनंद किसी लड़की के साथ वीडियो चैट पर बात करता था हेडफोन पहनकर और कासिम जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो लड़की कौन है। रात में आनंद अपने पापा के घर जाता है चुपके से और फ्रिज से खाना खाने लगता है। फिर वो अपने पापा के कमरे में जाता है और कहता है कि मैं बस छुपने के लिए आया हूँ, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि तूने जो किया है तुझे लगता है कि मैं तुझे पुलिस से छुपने के लिए यहाँ रहने दूंगा। आनंद अपने पापा से कहता है कि तो मैं भी बता दूंगा कि आपने मेरी माँ के साथ क्या किया था। सबको बता दूंगा कि आपने मेरी माँ को मार डाला। चाहे मेरी बात कोई माने ना माने, शिव तो मेरी बात जरूर मानेगा। आनंद अपने पापा से और पैसे मांगता है और कहता है कि मैं जो बोलूंगा आपको वही करना होगा, वरना मैं अपने भाई को बता दूंगा। अगली सुबह वंदना अपने बेटे को थोड़ा बहुत सच बता देती है कि तुम्हारे पापा ने कुछ गलत काम किया है, इसलिए जो पुलिस आए हुए हैं उन्हें पकड़ने के लिए आए हैं, उन्हें सजा तो मिलेगी। और सुबह होते ही आनंद अपने घर से भाग जाता है और तब आनंद के पापा देवीलाल को कॉल करके बता देते हैं। फिर वो अंजलि और बाकी की टीम बेगवाल पहुंचते हैं जहां से आनंद जाने वाला है। शाम हो जाती है और आखिर में उन्हें एक ट्रक मिलता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसमें आनंद नहीं होता। फिर हम आनंद को देखते हैं जो मंडावा के रेलवे स्टेशन में होता है और वो एक लगेज ट्रेन में चढ़ जाता है। एपिसोड 8 के शुरुआत में वंदना अपने घर को खाली कर देती है। नुपुर अपने पापा के साथ डिबेट कंपटीशन में जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसकी मम्मी अभी भी नाराज है। फिर सुभाष देवीलाल को कॉल करता है और उसे पूछता है कि आनंद तुम्हें मिला कि नहीं, जिस पर वो उसे अपडेट दे देता है कि वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि आनंद अब मुंबई पहुंच गया है। वो अपने भाई को कॉल करता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि उसकी माँ का मर्डर हुआ था। वो सीढ़ी से गिरी नहीं थी, उन्हें गिराया गया था और ये किया था उनके पापा ने। लेकिन शिव आनंद की बात नहीं मानता। पुलिस को आनंद के मुंबई में होने की खबर मिल जाती है उसके फोन के वजह से, और मुंबई पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उन्हें आनंद का वहां फोन मिलता है, लेकिन आनंद नहीं मिलता। देवीलाल कहता है कि उसे पता चल गया है कि हम उसके कॉल को ट्रेस कर रहे हैं, वो मुंबई से निकल गया होगा। जाता है अपने पापा से मिलने के लिए और उसे बताता है कि मुझे सच पता चल चुका है और मैं अब आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। समझ लीजिएगा कि आनंद की तरह आपका दूसरा बेटा भी आपके लिए मर गया है। अंजलि एक सपना देखती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड सनी से मिलने जाती है, लेकिन उसे आनंद मिलता है। अब हम आनंद को देखते हैं जो गोवा में मीरियम से एक चर्च में शादी कर लेता है। वो सभी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और वो मीरियम का फोन और सिम पानी में फेंक देता है। बाद में मीरियम को एहसास होता है कि उसके पास फोन नहीं है, लेकिन आनंद यानी कि उसका रिचर्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हें नया फोन खरीद कर दे दूंगा। वो दोनों अपने नए घर में आते हैं। अब साइबर कैफे के CPU से कासिम को कुछ मिलता है। जो भी डाटा आनंद ने डिलीट कर दिया था वो किसी तरह उसे रिस्टोर कर चुका है और वो उस वेबसाइट के बारे में बताता है जहां से आनंद उस औरत के साथ बात करता था। मीरियम एक लेटर लिखती है अपने दोस्त मेलिसा के लिए, ये सोचकर कि वो घबरा रही होगी कि मैं कहाँ गायब हो गई। लेकिन अगले दिन आनंद उस लेटर को पोस्ट करने के बजाय पानी में फेंक देता है और देखते हैं कि वो अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। उसके बाद वो जाता है पंजिम शहर में और एक बस स्टॉप पर एक लड़की से बात करने लगता है, पर वो लड़की उसे इग्नोर करके चली जाती है। वहाँ एक और लड़की आती है और आनंद उससे बात करने लगता है और ऑटो रिक्शा में उसे लिफ्ट भी देता है। आनंद उसे अपना नाम कार्तिक बताता है और वो अपना नाम रेणुका बताती है। वो कहता है कि वो एक वाटर फिल्टर कंपनी में सेल्समैन है। रेणुका ये बताती है कि वो एक नर्स है और वो हमेशा नाइट शिफ्ट करती है और वो इस शहर में अकेले रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि आनंद को उसका अगला शिकार मिल गया है। रात में आनंद फिर से रेणुका को कॉल करता है और अब रेणुका उसके जाल में धीरे धीरे फंसते ही जा रही है। धीरे धीरे क्या लगता है बहुत जल्दी, और दोनों फिर से मिलने के लिए मान जाते हैं। देवीलाल को नागपुर जाना होगा। वीडियो चैट वाले वेबसाइट से पता चला है कि आनंद किसी क्रिश्चियन NGO में काम करने वाली लड़की से बात करता है। देवीलाल की पत्नी गुस्सा हो जाती है ये समझ के कि अंजलि भी देवीलाल के साथ जाने वाली है और वो कहने लगती है कि मुझे तो शुरू से ही पता था कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है, और कहती है कि मैं तुम्हारे झूठ से थक गई हूँ, जाओ उसी के साथ चले जाओ, वापस आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। अब इस पर देवीलाल कहे तो क्या कहे। अगले दिन देवीलाल और अंजलि अपनी टीम के साथ नागपुर पहुंचते हैं और जाते हैं NGO में, जहां उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही मीरियम की शादी हो गई है। दोनों जाते हैं मीरियम की दोस्त मेलिसा से मिलने के लिए और उसे पता चलता है कि जिस लड़के से उसकी शादी हुई है उसका नाम रिचर्ड है।
दोनों इंटरनेट में मिले थे। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो अब गोवा में है और सुभाष से देवीलाल परमिशन मांगता है कि अब उन्हें गोवा जाना होगा। लेकिन सुभाष देवीलाल से कहते हैं कि पहले गोवा पुलिस से कांटेक्ट तो करो और उनसे मदद मांगो, अगर उन्हें कुछ मिलता है तब आप लोग जाइएगा क्योंकि फंड की शॉर्टेज है। देवीलाल और अंजलि डिनर करने के लिए बैठते हैं और देवीलाल सोचता है कि आखिर लड़कियां ऐसा क्यों सोचती हैं कि शादी करने से अकेलापन खत्म हो जाता है। इस पर हंसते हुए अंजलि अग्री करती है और कहती है कि आप ये बात जाकर मेरी माँ को समझाइए। देवीलाल अंजलि से पूछता है उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, जिस पर अंजलि कहती है कि अब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वैसे भी कुछ सीरियस था नहीं। अंजलि देवीलाल से पूछती है कि आप अपने वाइफ से कैसे मिले, जिस पर वो कहता है मेरा अरेंज मैरिज हुआ था, मेरी माँ भी बहुत तंग कर रही थी शादी करने के लिए तो करना पड़ा। अंजलि मजाक करते हुए कहती है कि अगर मेरी माँ की बस चले तो वो तो मेरी कल ही शादी करवा दे। और देवीलाल के मुंह से निकल जाता है कि अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे कैसे मिलता, मतलब तुम जैसे काबिल ऑफिसर से। और हो गया सिचुएशन ऑकवर्ड, इसलिए देवीलाल वहां से उठ के चला जाता है। अगली सुबह जैसा तय हुआ था आनंद और रेणुका मिलते हैं और रेणुका कहती है कि परिवार को संभालने के लिए वो यहाँ काम करती है, लेकिन कभी कभार वो बहुत अकेला फील करती है। इसके बाद दोनों फिल्म देखने के लिए जाते हैं और अब आनंद अपने घर आता है मीडियम के पास और उसे कहता है कि पैसे कमाने के लिए उसे एक और जॉब करना होगा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। अगले दिन आनंद यानी कि कार्तिक रेणुका से मिलता है और उसे झूठी कहानी सुनाने लगता है कि मेरी शादी तय हो गई है, जिससे रेणुका अनकंफर्टेबल हो जाती है। कार्तिक कहता है कि मैं अपने परिवार की बातों पर नहीं आने वाला और वो रेणुका से पूछता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए फील क्या करती हो। रेणुका कहती है कि तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या सोचती हूँ और मौका देखकर वो उसे पूछ लेता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वो हंसते हुए हाँ कह देती है। अंजलि अपने प्रोफेसर अंसारी से कंसल्ट करती है और बताती है कि मीडियम अभी तक उन्हें मिली नहीं है, लेकिन लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। प्रोफेसर कहते हैं कि ये सीरियल किलर है और ये एक जगह कभी बैठेगा नहीं, ये बाहर जरूर निकलेगा, इसलिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए, अपनी आंख खुली रखो। अगले दिन आनंद पंजिम के लिए निकल जाता है, ये झूठ बोलकर करके वो काम के लिए जा रहा है और सैटरडे संडे वो वहीं रहेगा। आनंद के जाने के बाद घर का फ्रिज खराब हो जाता है, जिसके लिए बहुत खर्च होने वाला है, करीब 12,000। मीडियम कहती है कि डेबिट कार्ड यूज करके वो पेमेंट कर देगी और जैसे वो अपने कार्ड को यूज करती है बैंक में अलर्ट मिल जाता है, जिससे आखिरकार पुलिस को खबर लग जाती है और वो गोवा के लिए निकलते हैं। अंजलि और देवीलाल पहुंचते हैं उसी इलेक्ट्रिक दुकान में जहां से वो आदमी गया था मीडियम के घर फ्रिज ठीक करने के लिए, और वो उन्हें मीडियम के घर तक लेकर जाता है। वो सभी मीडियम से मिलते हैं जो बताती है कि उसका हस्बैंड पंजिम गया हुआ है और अंजलि कहती है कि तुम्हारे पति का नाम रिचर्ड नहीं है, उसका नाम आनंद है, वो असली में मंडावा का रहने वाला है। और वारंट देखकर तो उसे भी विश्वास नहीं होता। अंजलि पूछती है कि वो गया कहाँ है। मीडियम बताती है कि वो पंजिम गया है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है, वैसे तो वो शाम को आ जाता है लेकिन इस बार वो सैटरडे संडे वहीं रहने वाला है। अंजलि मीडियम से कहती है कि अभी उसे फोन करो और पूछो कि वो कहाँ है। उसका हाथ कांप रहा होता है और अंजलि उसे कहती है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम अभी भी जिंदा हो, उसने 29 लड़कियों का मर्डर किया है। मीडियम फोन करती है और फोन बजता है पंजिम में कोचिंग सेंटर के बाहर रखे स्कूटर के अंदर, जहाँ कैलाश अपनी टीम के साथ होता है। अब अंजलि समझ जाती है कि आनंद दूसरी औरत को लेकर होटल गया होगा, लेकिन गोवा में बहुत होटल है इसीलिए वो गोवा पुलिस की मदद लेते हैं और पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है कि गोवा में होटल एसोसिएशन है, हम उससे मदद ले सकते हैं, कार्रवाई जल्दी होगी। रेणुका आनंद से मिलने के लिए होटल जाती है। आनंद की तस्वीर को सारे होटल में भिजवा दिया जाता है और जिस होटल में आनंद ठहरा हुआ है वहाँ का मैनेजर आनंद की तस्वीर को देख लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। फटाफट अंजलि, देवीलाल, कैलाश और पूरी टीम वहाँ पहुँचती है उसी होटल में और आखिरकार वो आनंद को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो रेणुका को बताते हैं कि इसका नाम कार्तिक नहीं आनंद है, इसने 29 लड़कियों का मर्डर किया है। जाने से पहले अंजलि रेणुका से कहती है किस्मत वाली हो जो तुम बच गई। अब कहानी आती है फिर से मंडावा में और मीडिया कॉन्फ्रेंस में एसपी सुभाष बता देते हैं कि आखिरकार वो सीरियल किलर पकड़ा गया जिसने 29 लड़कियों को मारा है। आनंद को मीडिया के सामने लाया जाता है और सुभाष सारे ऑफिसर्स की तारीफ करते हैं जिन्होंने रात दिन एक करके अपना समय इस केस को दिया है आनंद को पकड़ने के लिए। आनंद को लॉकअप में डाल दिया जाता है और अंजलि उसे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे, लड़कियां तो मासूम थी, जिस पर आनंद कहता है कोई मासूम वासूम नहीं थी, मासूम होती तो उल्टा मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करती, और वो अंजलि के बारे में भी उल्टा सीधा कहने लगता है। लेकिन अंजलि उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। अंजलि नाम बदलाव के लिए अप्लाई करती है और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करती है और कहती है कि उसका सरनेम भाटी से वो मेघवाल चेंज करना चाहती है, जो उसका ओरिजिनल सरनेम था। साल पहले अंजलि के पापा ने फैमिली के सरनेम को चेंज करवाकर भाटी में बदल दिया ताकि उन्हें फिर से जातिवाद भेदभाव का सामना ना करना पड़े। लेकिन पूरी कहानी में हमने देखा ही है कि थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ है, हर जगह
तक अंजलि को भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है। इसीलिए अब वो सोच लेती है कि वो अब अपने असली सरनेम को ही अपनाएगी और अब इस पर उसे शर्मिंदगी नहीं बल्कि प्राउड महसूस होता है। और इसी के साथ दहाड़ सीजन 1 यहीं एंड होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।